हेलो दोस्तों, वेलकम टू हॉरर वाइब्स। आज की वीडियो थोड़ी जल्दी बनाई है, इसलिए बैकग्राउंड आपको थोड़ा अजीब दिखेगा। लेकिन आज की वीडियो की जो दूसरी घटना है वो काफ़ी मिस्टीरियस और अजीब है, तो आप वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। साथ ही आज की जो दूसरी घटना है उसकी रियल फुटेज आपको मेरे इंस्टाग्राम और टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, तो आप वहाँ पर जाके उसको देख सकते हैं और दोनों का लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। मैं आपको ये भी बता दूँ कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं और आपको हॉरर स्टोरीज और मिस्टीरियस स्टोरीज सुनना पसंद है तो आप हॉरर वाइब्स को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आपके साथ भी ऐसी कोई घटना घटी हो जो आप हमसे शेयर करना चाहें तो आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम पे भेज सकते हैं, जिसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और वीडियो को लाइक करना भी मत भूलिएगा। साथ ही मुझे कमेंट करके ये भी बताइए कि मैं अगली वीडियो किस टॉपिक पर बनाऊँ। तो ज़्यादा टाइम न लेते हुए वीडियो करते हैं शुरू और खो जाते हैं अंधेरों में। ये पहली घटना जो मैं आपको बताने वाला हूं, ये मुझको रेडिट से मिली है और ये घटना घटी थी सैली नाम की एक लड़की के साथ। और अब आगे की घटना मैं आपको सैली के पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊंगा। मेरा नाम सैली है और ये घटना मेरे साथ 1990 में घटी थी। ये घटना मेरे साथ कैलिफोर्निया के नेशनल फॉरेस्ट के पास घटी थी और बहुत ही ज़्यादा भयानक घटना थी। मैं अपनी कज़न के यहाँ छुट्टियों में गई हुई थी। उसका घर नेशनल फॉरेस्ट से कुछ ही दूरी पर था और उसका घर मेरे घर से काफ़ी ज़्यादा बड़ा भी था। घर में उसकी मम्मी और पापा रहते थे और मेरी कज़न कैसी, बस यही तीनों लोग इतने बड़े घर में रहते थे। मैं कैसी से बहुत दिनों बाद मिली थी। शायद हमको मिले हुए 4 से 5 साल हो गए थे। हम लेटर्स भेज के एक दूसरे से बात किया करते थे। जैसा कि मैंने बताया कि उसका घर नेशनल फॉरेस्ट के पास ही था और उसके घर के पीछे काफ़ी बड़े बड़े जंगल भी थे और उसकी घर की छत से फॉरेस्ट एकदम साफ साफ दिखाई देता था। उसके घर से कुछ ही दूरी पर फॉरेस्ट रेंजर्स का ऑफिस भी बना हुआ था। वहाँ पर कैसी और उसके परिवार वालों के अलावा और भी बहुत लोग रहते थे। वो जहाँ पे रहते थे वो एक छोटा सा कस्बा था, लेकिन बहुत प्यारा था। वो पूरा कस्बा फॉरेस्ट से घिरा हुआ था और वहां पर एक अलग तरीके की ही शांति थी। जब मैं कैसी के यहाँ पहुंची तो उसने मुझसे बोला कि मैं कुछ देर आराम कर लूं और उसके बाद शाम को मुझको वो अपने दोस्तों से मिलवाने ले चलेगी। मैंने कहा ठीक है और मैं फिर उसके रूम में चली गई और वहां पर जाके अपना सामान रख दिया। उसके रूम पे एक खिड़की बनी हुई थी जिसमें से बहुत अच्छी हवा आ रही थी। जब मैंने उस खिड़की को खोला तो उसके पीछे जंगल ही था। उस जंगल के पास एक छोटा सा रास्ता बना हुआ था। मैं उसी रास्ते को देख रही थी। जब कैसी रूम में आई तो मैंने उससे इस रास्ते के बारे में पूछा। तभी उसने मुझसे बोला कि वहां पर कोई भी नहीं जाता है, लेकिन वो कभी कभी अपने दोस्तों के साथ चुपचाप उस रास्ते में जंगल की तरफ चली जाती है। वो रास्ता जंगल के अंदर जाता है। मैंने उससे पूछा कि क्या तुम लोगों को जंगली जानवर से डर नहीं लगता? तो उसने बताया कि यहाँ दूर दूर तक कोई भी जानवर नहीं है जो किसी को भी नुकसान पहुंचाए, और जो भी यहाँ पर जानवर पहले से थे उनको पास में ही बने एक बड़े से जू में ट्रांसफर कर दिया गया है और सब कुछ एकदम सेफ है। जब उसने मुझको ये बात बताई तो मैंने उससे बोला कि मुझको भी जंगल के अंदर थोड़ा सा एक्सप्लोर करना है। उसने मुझसे बोला कि पहले मैं थोड़ा आराम कर लूं। मैंने कहा कि मुझको आराम नहीं करना है और तुरंत जाने के लिए कैसी से जिद करने लगी। कैसी और मेरी उम्र लगभग सेम ही थी। उसने बोला ठीक है। उसने अपने बाकी दोस्तों को भी बुलाया और कुछ देर में वो लोग भी आ गए। फिर हम कैसी के घर के पीछे वाले रास्ते पर गए जहां से वो जंगल शुरू होता था। हम वहां जा ही रहे थे तभी हमें वहां पर एक रेंजर ने देख लिया और उसने पीछे से हमें आवाज दी। उस वक्त हम जंगल के अंदर ही जा रहे थे। वो वहां पर पेट्रोलिंग कर रहा था। वो कैसी के पापा को जानता था और कैसी को भी जानता था, इसलिए उसने हमारी कंप्लेन किसी से भी नहीं की और उसने हमें बहुत गुस्से से वहां से जाने के लिए बोला। कैसी बहुत ज्यादा डर गई थी क्योंकि अगर उसके पेरेंट्स को पता चल जाता कि वो जंगल में गई है तो उसको बहुत ज्यादा डांट पड़ती और शायद उसको फिर घर से निकलने भी नहीं दिया जाता और मुझको भी मेरे घर वापस भेज दिया जाता। कैसी ने उस ऑफिसर से बोला कि प्लीज आप मेरे पेरेंट्स से शिकायत मत करना। उस ऑफिसर ने कहा ठीक है तुम चले जाओ,
यहाँ पर किसी को भी घूमने की अथॉरिटी नहीं है। उसके बाद मैं और कैसी के दोस्त वहां से चले गए और फिर घर की तरफ आ गए। जब हम घर की तरफ आए तो कैसी ने मुझसे बोला कि तुम टेंशन ना लो, हम लोग शाम को वहां चलेंगे। कैसी ने बताया कि जंगल के बीच में एक पानी की बहुत बड़ी झील है जो कि रात में बहुत ही ज्यादा डरावनी और खूबसूरत दिखती है। उस झील को देख के लगता है कि उससे ज्यादा शांत जगह और कहीं नहीं होगी। मैं उस झील को देखना चाहती थी क्योंकि मुझको बचपन से हॉरर स्टोरीज और हॉरर मूवीज पसंद हैं। और जब उसने झील के बारे में मुझको बताया तो मैंने सोचा कि अंधेरे में वो झील बहुत ही ज्यादा डरावनी और क्रीपी लगती होगी। मैंने उससे बोला ठीक है। शाम के वक्त जब कैसी की मम्मी और पापा अपने काम में थोड़ा बिजी हो गए तब मैं और कैसी जंगल के उसी रास्ते पे पहुंच गए और जंगल के अंदर धीरे धीरे जा रहे थे। उस वक्त हमारे पास एक फ्लैशलाइट थी। जंगल बहुत ही ज्यादा बड़ा था और डरावना लग रहा था। मैं कभी रात में किसी भी जंगल के अंदर नहीं आई। मुझको सच में थोड़ा डर लग रहा था लेकिन मजा भी आ रहा था। वो जंगल एकदम शांत था। उस वक्त सिर्फ जंगलों में कीड़ों की आवाजें ही आ रही थीं जो रात में बोलते हैं। मैंने कैसी से बोला कि ये जंगल मेरी उम्मीदों से ज्यादा डरावना है तो कैसी ने कहा हाँ तुम सही कह रही हो। जब मैंने कैसी से बोला कि तुम ऐसा क्यों बोल रही हो तो कैसी ने मुझसे बोला कि मैं जंगल में अक्सर आया करती हूँ लेकिन दिन के वक्त। रात में मैं भी यहाँ पर पहली बार आई हूँ। तब मैंने कैसी से बोला कि तुम सच बोल रही हो तो उसने बताया कि हाँ मैं इससे पहले कभी भी इस जंगल में रात में नहीं आई। जब उसने ऐसा बोला तो मैं कुछ देर के लिए शांत हो गई। उसने मुझसे पूछा कि क्या हुआ। मैंने उससे बोला कि कुछ नहीं। और फिर कुछ देर चलने के बाद हम उस झील के पास पहुंच गए जिसके बारे में कैसी ने मुझको बताया था। वो बहुत ही ज्यादा बड़ी झील थी और बहुत शांत थी। रात के अंधेरे में वो झील बहुत ही ज्यादा डरावनी भी लग रही थी। मुझको कुछ देर वहां पर बैठने में सुकून मिल रहा था और फिर मैं और कैसी कुछ देर वहीं पर बैठे रहे। हम वहां पर बैठे हुए बातें कर रहे थे। तभी कैसी ने मुझको बताया कि तुमको पता है क्या कि इस झील के पास बहुत से लोगों की मौत हुई है। उसने बोला कि दिन के वक्त जब यहाँ पर ऑफिसर्स पेट्रोलिंग करने आते हैं तो उनको कई लोगों की लाश इस झील में तैरती हुई मिली है जिसमें से कई छोटे बच्चे भी थे। उसकी ये बात सुन के मैं बहुत ज्यादा हैरान हो गई थी। कैसी ऐसी अजीब सी बातें क्यों कर रही थी मुझको समझ में नहीं आ रहा था। जब कैसी ने ये बात मुझको बताई तो मैं बहुत ज्यादा डर गई थी। मैंने उससे बोला कि जब तुमको पता था कि यहाँ पर ऐसी चीजें हो चुकी हैं तो तुम मुझको यहाँ पर क्यों लाई। तब उसने मुझसे बोला कि तुमको झील देखना था इसलिए मैं तुमको यहाँ पर लाई। उसके इतना बोलते ही मुझे गुस्सा आ गया और मैं वहीं पर ही कैसी के ऊपर चिल्लाने लगी और कैसी की और मेरी बहस होने लगी। हम इतनी जोर से बात कर रहे थे कि हमारी आवाज पूरे जंगल में गूंज रही थी। हम दोनों लोग बात कर ही रहे थे तभी हमको झील के अंदर से किसी चीज के निकलने की आवाज आई। हमें पहले झील के उस हिस्से से थोड़े बुलबुले निकलते दिखे जैसे कोई झील के अंदर सांस ले रहा हो। हम दोनों उसको देख रहे थे और फिर उसके अंदर से एक सर निकला। हम उसको देख के डर गए। वो किसका सर था हमको नहीं पता था। कुछ देर बाद वो सर पानी से धीरे धीरे बाहर आया तो वो एक अजीब सा क्रिएचर था। उसको देख के ऐसा लग रहा था कि वो हमें मार डालेगा। उसकी आंखें बहुत ज्यादा डरावनी और गुस्सैल लग रही थी। वो पानी के अंदर से ही धीमे धीमे हमारी तरफ आ रहा था और मैं और कैसी उसको देख रहे थे। हम बहुत ज्यादा डर गए थे लेकिन डर की वजह से हमारे पैर भी काम नहीं कर रहे थे। वो काफी ज्यादा लंबा था और वो बहुत जोर से चिल्ला रहा था। उसको देखते ही हम वहां से तुरंत भागने लगे। वो हमारा पीछा कर रहा था और वो पानी के अंदर से उछल के बाहर निकल आया। हम जितनी तेजी से हो सके उतनी तेजी से भाग रहे थे और वो हमारे पीछे था। हम डर की वजह से भागते हुए जंगल के बाहर जाने की बजाय उसके और अंदर जा रहे थे। हमें अंधेरे में कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा था। हम भागते हुए बस पेड़ों से और झाड़ियों से लड़ रहे थे। मैंने कैसी का हाथ पकड़ा हुआ था और कैसी बहुत जोरों से भाग रही थी और उसके साथ मैं भी भाग रही थी। कुछ देर भागने के बाद एक बड़े से पेड़ के पीछे हम दोनों छिप गए
जैसे ही हम दोनों छिपे, वो क्रीचर भागते हुए हमारे आगे से निकल गया और अंधेरे में गायब हो गया। वो बहुत जोर से चिल्ला रहा था। हमें अंधेरे में बस उसके चिल्लाने की आवाज ही आ रही थी। मैं और कैसी एक दूसरे को बहुत जोर से पकड़े हुए थे और आंख बंद किए हुए थे। वैसे भी अंधेरे में हमें कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। हमें बस उस क्रिएचर की चिल्लाने की आवाज आ रही थी। उसकी चिल्लाने की आवाज में ही हमें एक गोली की आवाज सुनाई दी। वो आवाज भी बहुत जोर से गूंजी। वो गोली किसने चलाई थी हमें इसका कुछ भी पता नहीं था। हम बस चुपचाप उसी पेड़ के पीछे बैठे हुए थे। करीब 10 मिनट बाद जब सब कुछ शांत हो गया तो मैंने हिम्मत की और मैं पेड़ से निकल के चारों तरफ देखने लगी। हालांकि अंधेरे की वजह से हमें कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, तो मैंने अपनी फ्लैशलाइट से चारों तरफ देखने की कोशिश की। मैंने कैसी से बोला कि शायद अब वो चला गया है, हम चुपचाप यहां से घर चलते हैं। तभी कैसी ने मुझको बोला कि मुझे घर जाने का रास्ता नहीं पता। अंधेरे में कैसी को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। हम बहुत ज्यादा डरे हुए थे और कैसी रोने लगी थी। मैंने कैसी से बोला कि तुम रो मत, वरना हमारी आवाज सुन के शायद वो क्रिएचर दोबारा आ जाए। हम धीरे धीरे टॉर्च की रोशनी से आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे थे और उस झील को ढूंढ रहे थे जहां से हम भागते हुए आए थे, लेकिन वो झील हमें कहीं भी दिखाई नहीं दे रही थी। तभी कुछ देर बाद हमें एक रोशनी आती दिखाई दी। वो रोशनी किसी और चीज की नहीं, एक फ्लैशलाइट की थी और उस रोशनी की तरफ से कोई कैसी का नाम बुला रहा था। कैसी का नाम सुनते ही वो चौंक गई। तभी कैसी ने बोला कि ये आवाज मुझे जानी पहचानी लग रही है। वो कोई और नहीं, वही फॉरेस्ट रेंजर था जिसने सुबह हमको जंगल के अंदर घुसने से मना किया था। हम भाग के उस फॉरेस्ट रेंजर के पास गए और उसको देखा तो वो वही था, लेकिन वो सुबह जैसे नॉर्मल नहीं लग रहा था। उसकी आंखें बहुत ज्यादा बड़ी थी और वो एकदम शांत था। उसको देख के ऐसा लग रहा था कि वो किसी चीज को देख के बहुत ज्यादा डर गया है। कैसी ने उससे पूछा कि अंकल आप यहाँ कैसे? तो उस रेंजर ने कैसी को डांटते हुए बोला कि तुमको मना किया था यहाँ पर आने के लिए, तो तुम यहाँ पर क्यों आई? कैसी ने उससे सॉरी बोला और हम दोनों को फिर उसने जंगल के बाहर जाने के लिए बोला। कैसी और मुझको रास्ता नहीं पता था, तो उसने हमसे बोला कि तुम लोग आगे चलो, मैं पीछे से तुमको रास्ता बता रहा हूँ। जब हम और कैसी चल रहे थे तो कैसी ने मुझको बताया कि आज ये अंकल बहुत अजीब तरीके से बिहेव कर रहे हैं। फिर कुछ देर चलने के बाद हम उस झील के पास पहुंच गए जहां से वो क्रिएचर बाहर आया था। फिर हम उस झील को देखने लगे। उस फॉरेस्ट ऑफिसर ने बोला कि हम दोनों उस झील को ना देखें और आगे चले। तभी कैसी ने उस फॉरेस्ट ऑफिसर से पूछा कि वो क्रिएचर कौन था और कहाँ गया और ये गोली चलने की आवाज किसकी थी। तो उस ऑफिसर ने बताया कि वो गोली उसी ने चलाई थी और उसने उस क्रिएचर को मार दिया है। जब कैसी ने उससे उस क्रिएचर के बारे में पूछा तो उसने कुछ नहीं बोला। वो बस एक ही शब्द को दोबारा रिपीट किए जा रहा था कि तुम घर जल्दी चलो। कुछ देर चलने के बाद हम दोनों कैसी के घर के पीछे वाले उसी कच्चे रास्ते पे पहुंच गए जहां से हमने एंट्री की थी। फिर हम और कैसी तुरंत घर के अंदर भागते हुए गए। अंदर भागते हुए हमने उस ऑफिसर के बारे में ध्यान भी नहीं दिया क्योंकि हम बहुत ज्यादा डरे हुए थे। हमें बस अपने घर के अंदर जाना था। जब हम कैसी के घर के रूम के अंदर गए तो हम बहुत ज्यादा परेशान थे। हमें सुकून तब मिला जब हम कैसी के रूम के अंदर आ गए। हम उसके बेड पे लेटे हुए थे और कैसी के रूम की खिड़की से हवा आ रही थी। तभी कैसी ने बोला कि मैं इस खिड़की को बंद कर दूं, कहीं वो क्रिएचर दोबारा उस खिड़की के रास्ते हमारे रूम में ना आ जाए। जब मैं उस खिड़की को बंद करने जा रही थी तो मैंने देखा कि वो फॉरेस्ट ऑफिसर वहीं नीचे उस कच्चे रास्ते पे खड़ा हुआ है और ऊपर कैसी के रूम की खिड़की की तरफ देख रहा है। वो वहीं पर जैसे मूर्ति की तरह खड़ा था। उसकी आंखें बहुत ज्यादा बड़ी थीं। वो आंखें फाड़ के हमारी तरफ देख रहा था। उसको देखते ही मैंने कैसी को खिड़की के पास बुलाया और तुरंत उस ऑफिसर को दिखाया। फिर कैसी ने भी उस ऑफिसर को देखा। उसके बाद कैसी ने बोला कि आज ये ऑफिसर बहुत ही ज्यादा अजीब लग रहा है। फिर उसने मुझसे बोला कि मैं खिड़की को बंद कर दूं और सो जाऊं। हालांकि मैं और कैसी पूरी रात नहीं सोए। हम दोनों उसी क्रिएचर के बारे में बात कर रहे थे और हम ये भी बात कर रहे थे कि अगर वो ऑफिसर आज ना होते तो शायद हम घर जिंदा पहुंचते भी ना। हम यही बात करते करते सो गए।
और अगले दिन सुबह मेरी और कैसी की आंखें एक साथ खुली। हम लोगों को नीचे से किसी के जोर जोर से बात करने की आवाजें आ रही थी। मैं और कैसी तुरंत नीचे गए तो हमने देखा कि कैसी के दरवाजे पर कुछ ऑफिसर्स आए हुए हैं और वो कैसी के पापा से बात कर रहे थे। कैसी को लगा कि शायद उस ऑफिसर ने पापा से उसकी कंप्लेन कर दी है। वो बहुत ही ज्यादा डरी हुई थी। फिर वो ऑफिसर चले गए और कैसी के मम्मी पापा नॉर्मली आके ब्रेकफास्ट टेबल पर बैठ गए। फिर कैसी ने जाके अपनी मम्मी से पूछा कि वो ऑफिसर्स कौन थे और यहाँ पर क्यों आए थे। तो मम्मी ने बताया कि वो ऑफिसर जो पापा का दोस्त था, जो रेगुलर हमारे घर के पीछे वाले जंगल के हिस्से में पेट्रोलिंग करता था, उसकी कल एक्सीडेंट से मौत हो गई। ये बात सुनते ही कैसी को बहुत अजीब लगा और मैं भी ये बात सुन के शॉक्ड हो गई थी। तब कैसी ने पूछा कि उनका एक्सीडेंट कब हुआ, तो उन्होंने बताया कि जब कल की पेट्रोलिंग खत्म करके वो कार से अपने घर की तरफ जा रहे थे, तभी उनका एक छोटी सी बस से एक्सीडेंट हो गया और उनकी ऑन द स्पॉट मौत हो गई। ये बात जब मैंने और कैसी ने सुनी तो हम दोनों एक दूसरे को घूरती हुई नजरों से देखने लगे। उसके बाद मैं और कैसी उसके रूम में आ गए और हम बात करने लगे कि अगर वो ऑफिसर कल अपनी पेट्रोलिंग खत्म करने के बाद मर चुका था तो रात में हम किससे मिले थे? क्या वो ऑफिसर का भूत था? मैं और कैसी यही बात कर रहे थे। मैं हॉरर मूवीज और स्टोरीज ज्यादा देखती और सुनती हूँ, इसलिए मैंने कैसी को बताया कि हो सकता है वो उसी ऑफिसर का भूत हो जो जंगल के उसी हिस्से में अभी भी पेट्रोलिंग कर रहा हो। ये बात हम दोनों को बहुत ही ज्यादा डरावनी और अजीब लगी, लेकिन हम इसके बारे में किसी से भी बात नहीं कर सकते थे। अगर ये बात कैसी के मम्मी पापा को पता चल जाती कि हम दोनों कल रात में बाहर जंगल में गए थे तो हमारे लिए दिक्कत हो जाती। हम चाह के भी इसके बारे में किसी को नहीं बता पाए और ना ही उस अजीब से क्रीचर के बारे में। फिर मैं और कैसी पूरी छुट्टियों भर जंगल के उस हिस्से में नहीं गए और उसके बारे में हम बात करते रहते हैं कि आखिर वो क्रीचर था कौन और कहां से आया था। मैंने और कैसी ने उसके बारे में रिसर्च करने की भी कोशिश की, लेकिन किसी भी बुक में या किसी भी आर्टिकल में ऐसे किसी क्रीचर के बारे में नहीं लिखा था। हम बहुत ज्यादा शॉक में थे। उसके बाद मेरी छुट्टियां खत्म हो गई और मैं अपने घर चली आई, लेकिन मैं और कैसी इस किस्से को आज तक नहीं भूल पाए और हम अक्सर उस किस्से के बारे में एक दूसरे से बात किया करते हैं, लेकिन इसका जवाब आज तक किसी को भी नहीं पता कि वो कौन था और इसके बारे में हमने किसी से बात भी नहीं की। ये थी पहली घटना और अब मैं आपको दूसरी घटना बताने वाला हूं। ये दूसरी घटना मुझको रेडिट से मिली है और इस दूसरी घटना से रिलेटेड रियल फुटेज आपको मेरे इंस्टाग्राम और टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, तो आप घटना सुनने के बाद उस फुटेज को जाके देख सकते हैं। इंस्टाग्राम और टेलीग्राम का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ये दूसरी घटना मॉर्किस नाम के एक फॉरेस्ट रेंजर के साथ घटी थी और अब आगे की घटना मैं आपको मॉर्किस के पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊंगा। मेरा नाम मॉर्किस है और मैं डुचैडो का रहने वाला हूं। ये घटना मेरे साथ डुचैडो के राज्य में घटी थी जिसका नाम ऑर्गेन था। मुझको बचपन से फॉरेस्ट रेंजर बनना था क्योंकि मेरे दोस्त केविल के डैड भी एक फॉरेस्ट रेंजर थे और उनसे मुझको बहुत ही ज्यादा मोटिवेशन मिलती थी। जब मेरे साथ ये घटना घटी तो मेरी पहली पोस्टिंग ओरिजिन राज्य के जंगलों में पहली बार थी। मुझको अजीब लग रहा था क्योंकि ये मेरी ड्यूटी का पहला दिन था। मुझको उस एरिया के बारे में कुछ भी नहीं पता था। मेरे साथ मेरे सीनियर्स भी थे जिनके साथ मैं जंगलों में गश्त लगा रहा था। वो मुझको जंगल के एरिया के बारे में एक एक चीज बहुत अच्छे से समझा रहे थे और एक एक चीज बहुत अच्छे से बता रहे थे। मेरी पहले दिन की ट्रेनिंग काफी ज्यादा अच्छी चल रही थी। मुझको मॉर्निंग में और शाम को उस एरिया में पेट्रोलिंग करनी थी और मेरे साथ मेरे एक सीनियर भी होते थे। पहले दिन तो मुझको सारा काम और पेपर वर्क समझने में लग गया, इसलिए मैं फॉरेस्ट को ठीक से देख नहीं पाया और अगले दिन मैं अकेले ही निकल गया। हालांकि मुझको अकेले जंगल के अंदर जाने की कोई परमिशन नहीं थी, लेकिन मुझको इस बारे में भी नहीं पता था। जब मैं उस वक्त अकेले जंगल में निकला तो शायद 9 या 10 बज रहे थे। मैं जंगल के जितना अंदर जा रहा था वो और भी ज्यादा घना होता जा रहा था। मेरे पास एक चौक थी जिससे मैंने छोटे से पेड़ों पर निशान बनाए हुए थे।
ताकि मैं आने जाने में रास्ता ना भूल जाऊं। ये भी हमारी ट्रेनिंग का एक हिस्सा ही था। मैं जहां जहां जा रहा था उन पेड़ों पे निशान लगाते हुए जा रहा था, ताकि मैं दोबारा उन निशानों को फॉलो करते हुए अपने बेस तक वापस जा सकूं। सब कुछ ठीक चल रहा था। जब मैं जंगल के कुछ और अंदर गया तो मुझको दूर से एक कैंप दिखाई दिया। वहां पर शायद एक कार भी खड़ी थी। मुझको पहले समझ में नहीं आया कि आखिर इस घने जंगल के अंदर ये कार आई कैसे। लेकिन जब मैं कैंप के थोड़ा सा और पास गया तो मैंने देखा कि जंगल की दूसरी तरफ से एक छोटा सा रास्ता बना हुआ है, जिससे कोई भी कार आराम से आ जा सकती है। इसके बारे में भी मुझको नहीं पता था। शायद उसी रास्ते से मैं भी अपने बेस के लिए गया था, लेकिन वो सब मुझको समझ में नहीं आ रहा था क्योंकि मैं वहां पर नया था। जब मैं कैंप के पास गया तो मैंने देखा कि वो खुला हुआ था और पूरा कैंप बहुत बुरी तरीके से उजड़ा हुआ था। ऐसा लग रहा था कि किसी ने बहुत बुरी तरीके से उसको फाड़ दिया हो। वहां पर एक कार भी खड़ी थी जो कि लॉक थी। मैंने कार के अंदर देखा तो उसके अंदर कोई भी नहीं था और ना ही वहां पर चाबी थी। मैं जब कैंप के अंदर गया तो वहां पर एक कैमरा पड़ा हुआ था जो कि ऑन था। उस कैमरे का लेंस नीचे की तरफ था। जब मैंने उस कैमरे को उठाया तो गलती से मुझसे उस कैमरे का रिकॉर्डिंग बटन ऑन हो गया, जिससे मेरी फुटेज भी उसमें रिकॉर्ड होना चालू हो गई। मैंने तुरंत उस कैमरे को बंद किया और कैमरे के जस्ट बगल में ही कार की चाबी पड़ी हुई थी। मैंने उस कार की चाबी को भी उठा लिया और वहां पर उस आदमी का इंतजार करने लगा जिसने वो कैंप सेटअप किया है और जिसकी ये कार थी। मैं काफी देर तक वहां पर खड़ा हुआ था, लेकिन वहां पर कोई भी नहीं आया। मैंने चारों तरफ उस आदमी को ढूंढा, लेकिन मुझे वहां पर कोई भी नहीं मिला। वहां पर बस उजड़ा हुआ कैंप था। कैंप की कंडीशन इतनी खराब हो गई थी कि शायद रात में किसी जानवर ने हमला किया हो। काफी देर ढूंढने के बाद जब मुझको कोई नहीं मिला तो मैंने सोचा कि मुझे इस बात की इंफॉर्मेशन अपने सीनियर्स को देनी चाहिए। तो मैं दोबारा उसी रास्ते से अपनी बेस की तरफ जा रहा था जहां से मैं आया था। मैं उन्हीं निशानों को फॉलो कर रहा था जो मैंने पेड़ पर बनाए हुए थे। निशानों को फॉलो करते हुए मैं कैमरे को हाथ में पकड़े हुए जा रहा था और तभी मैंने उस कैमरे को ऑन किया। उसमें कुछ रिकॉर्डिंग्स पड़ी हुई थी और मैंने उन रिकॉर्डिंग को चलते हुए देखना चालू किया। उस पहली रिकॉर्डिंग में एक लड़का था। उसने सबसे पहले अपनी कार के बारे में और अपने सेटअप किए हुए कैंप के बारे में बताया। वो रिकॉर्डिंग उसने शायद दिन की थी और फिर वो रिकॉर्डिंग खत्म हो गई। जब मैंने उस कैमरे की दूसरी रिकॉर्डिंग देखी तो उस दूसरी रिकॉर्डिंग में वो लड़का चुपचाप अपने कैंप में लेटा हुआ था। वो वही कैंप था जो अभी मैं उजड़ा हुआ देख के आया था। काफी ज्यादा अंधेरा हो गया था, इसलिए उसने टॉर्च भी ऑन रखी थी और वो कैंप के अंदर चुपचाप सो रहा था। कुछ देर बाद उसको कोई आवाज आई। वो आवाज किसी के चलने की थी। उसने तुरंत अपने कैमरे को ऑन कर दिया। वो चीज उसके कैंप के चारों तरफ घूम रही थी और वो बहुत धीरे धीरे फुसफुसाते हुए बोल रहा था कि कोई उसके कैंप के बाहर है। और ये सारी चीजें उस कैमरे में रिकॉर्ड भी हुई और वो आवाज धीरे धीरे गोल घूमते घूमते उसके कैंप के पास आ रही थी। उसके कैंप के ऊपर एक छोटा सा जिप लगा हुआ था। वो क्रीचर या वो जो भी चीज थी वो आके उसके कैंप के बाहर खड़ी हुई और उसने धीरे धीरे उस कैंप के जिप को खोलने की कोशिश की। वो लड़का भी कैंप के अंदर से अपने कैंप की जिप को खोलते हुए देख रहा था और फिर उसने अचानक से उस जिप को खोल दिया और उस पे एक लंबे से क्रिएचर का पेट और कमर दिखी। वो बहुत ही ज्यादा अजीब था। उस क्रिएचर को देखते ही वो लड़का वहां से भाग गया और अंधेरे की तरफ जाने लगा। वो अंधेरे में किस तरफ जा रहा था उस लड़के को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। काफी ज्यादा रात हो गई थी। उसकी कार वहीं कैंप के पास ही खड़ी थी। उसको ये भी नहीं पता था कि वो किस तरफ आया है। उसने सोचा कि वो अपनी कार लेके यहाँ से निकल जाएगा, लेकिन कार की चाबी कैंप में ही थी। इसलिए उसने सोचा कि वो दोबारा अपनी चाबी लेने के लिए कैंप की तरफ जाएगा, लेकिन इस बार उसने अपनी फ्लैशलाइट नहीं ऑन की। वो कैमरे में ही देखते हुए धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। उसके बाद उसने कैमरे का नाइट विजन ऑन कर दिया, जिसकी वजह से रात में उसको थोड़ा बहुत कैमरे से ठीक ठाक दिखाई दे रहा था। उसने जानबूझ के अपनी फ्लैशलाइट नहीं ऑन की थी कि कहीं वो क्रीचर उसको दोबारा देख न ले। वो धीरे धीरे अपने कैंप की तरफ जा रहा था। तभी उस कैमरे में वो क्रिएचर भी रिकॉर्ड हुआ। वो क्रिएचर कम से कम 10 से 12 फुट का था। उसके हाथ पैर बहुत ज्यादा लंबे थे और वो उसको देख रहा था। उस क्रिएचर को देखते ही वो लड़का दोबारा कैंप की तरफ भागने लगा।
और भागते हुए जाके कैंप में गिर गया और उसका कैमरा उसी कैंप में लेंस की तरफ गिरा, जिससे कुछ देर ब्लैंक रिकॉर्डिंग चली और फिर बंद हो गई। उसके बाद मैंने उस कैमरे में तीसरी रिकॉर्डिंग देखी, जो कि मेरी खुद की रिकॉर्डिंग थी, जो शुरुआत में मेरे कैमरा उठाने से ऑटोमेटिकली रिकॉर्ड हो गई थी। ये सब देख के मैं बहुत ज्यादा हैरान हो गया था कि जंगल में ऐसी भी चीजें हैं। जो निशान मैंने पेड़ पर बनाए थे उनको फॉलो करते हुए मैं अपने बेस पे पहुंच गया और अपने सीनियर को उस कैंप और उस कार के बारे में बताया। साथ ही मैंने उनको ये रिकॉर्डिंग भी दिखाई। इस रिकॉर्डिंग को देखने के बाद मेरे सीनियर्स तुरंत अपने कुछ सिपाहियों को लेके उस पर्टिकुलर लोकेशन पे गए और वहां पर छानबीन की। वहां पर किसी को कुछ भी नहीं मिला। उस आदमी ने अपना चेहरा रिकॉर्डिंग में नहीं दिखाया था, इसलिए उसको आइडेंटिफाई करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल था। काफी छानबीन के बाद पुलिस वालों को पता चला कि ये वीडियो जैकब नाम के एक आदमी ने शूट की है, लेकिन इस बात का किसी के पास कोई भी सबूत नहीं था, क्योंकि जैकब नाम का ये आदमी 2017 में अचानक से गायब हो चुका था और उसके गायब होने की लास्ट लोकेशन वही जंगल थी जहां से हमें ये फुटेज मिली है। उसने अपने बॉस को फोन किया था और उसने अपने बॉस को ये बताया था कि कोई अजीब सी चीज उसका पीछा कर रही है। जब ये रिकॉर्डिंग जैकब के जानने वालों को दिखाई गई तब उन्होंने इस रिकॉर्डिंग में आवाज सुनी, तो उन्होंने बताया कि ये जैकब की आवाज नहीं है, जिससे पुलिस वालों को ये तो पता चल गया कि वो जैकब नहीं था। कुछ दिन छानबीन करने के बाद पुलिस वालों को एक और सबूत मिला। उससे पता चला कि हो सकता है ये वीडियो 27 साल के एक लड़के ने शूट की है, जिसका नाम चेरिस होप था, लेकिन वो भी रहस्यमयी तरीके से 2017 में इसी लोकेशन से अचानक से गायब हो गया था। तभी उसके परिवार वालों को भी ये फुटेज दिखाई गई। तभी उसके परिवार वालों ने ये बोला कि ये चेस की आवाज नहीं है। काफी छानबीन करने के बाद पुलिस वालों को कुछ भी पता नहीं चला और ये बस एक थ्योरी बन के रह गई। ये मिस्टीरियस वीडियो किसने रिकॉर्ड की और इसके पीछे किसका हाथ था, किसी को कुछ भी नहीं पता चला। हालांकि वो कार जो हमको लोकेशन पर मिली थी उस पर कोई भी नंबर नहीं था और न ही उस कार की डिटेल से पता चला कि वो कार का असली ओनर कौन है। ये अजीब सी घटना आज तक कभी भी किसी को समझ में नहीं आई। तो ये थी 2 घटनाएं। मैं आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और साथ ही मुझे कमेंट करके ये बताइए कि मैं अगली वीडियो किस टॉपिक पर बनाऊं। मिलते हैं अगले वीडियो में। आप इस वीडियो से रिलेटेड रियल फुटेज मेरे इंस्टाग्राम या मेरे टेलीग्राम चैनल पर जाके देख सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में।